हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम एक जीके की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम संपूर्ण जो जीके है उसको 30 दिन के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा जो इस सीरीज का जो ये पहला भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो भाई, हम शुरू करेंगे पहला दिन जो है प्राचीन भारत से। ठीक है, देखो अच्छा भाई। प्राचीन भारत में जो है सबसे पहले देखो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अथवा प्रागैतिहासिक काल, एक प्राक ऐतिहासिक बोल दें या प्रागैतिहासिक बोल दें। इसका जो तात्पर्य है, इतिहास के उस काल से है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है भाई। ठीक है, इसका कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन पाषाण उपकरणों पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, पाषाण उपकरणों यानी जो पत्थर के उपकरण थे, उन पे जो है इस टाइम का जो है मानव जीवन आधारित था। अतः पत्थर के उपकरण यूज कर रहे थे यानी पाषाण उपकरण कर रहे थे, तो भाई सब इस काल को भी क्या कहा जाएगा, पाषाण काल कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का मतलब यानी पाषाण काल से पहले का जो समय होता है, तो ये जो लगभग है 35,000 ईसी पूर्व से 10,000 ईसी पूर्व तक का माना गया है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन सबसे प्राचीन संस्कृति उत्तर पश्चिम भारत यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सोहन नदी घाटी में रावलपिंडी के निकट प्राप्त हुई थी। और इसी जगह को जो है हम, क्योंकि सोहन नदी के पास मिला था, तो इसको क्या कहा जाता है, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन खाना बदोश था। ये जो है कच्चा मांस खाते थे और वनों से एकत्र कंद व फल इनका प्रयोग करते थे खाने पीने में। अग्नि का आविष्कार भी इसी टाइम में माना गया है। इस काल में मानव पेड़ों के नीचे और पहाड़ों की गुफाओं में रहता था, यानी कोई स्थायी निवास नहीं होता था इसका। ठीक है भाई, इसके बाद का जो समय है मध्य पाषाण काल कहलाता है। ये जो है पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस काल का जो समय है 10,000 ईसी पूर्व से 5,000 ईसी पूर्व के मध्य का माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, मध्य पाषाण काल में शिकार की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए तीर का विकास किया गया। साथ ही बढ़ती आवश्यकताओं के कारण मानव ने सामूहिकता की भावना का विकास भी हुआ। यानी सामूहिकता यानी एक तरीके से समूह में रहने की भावना यानी इनमें उत्पन्न हुई, क्योंकि भाई शिकार करना था। ठीक है, अब समूह में करेंगे तो जल्दी शिकार होता था, तो इसलिए सामूहिकता की भावना जो है इसी टाइम में उत्पन्न हुई थी। नवपाषाण काल जो है इसके बाद आता है। भारतीय इतिहास काल में 5,000 ईसी पूर्व से 2500 ईसी पूर्व तक का जो काल है वो नवपाषाण काल माना गया है। नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण कृषि, घर का निर्माण और बर्तनों का प्रयोग तथा सबसे इंपॉर्टेंट है पहिए का उपयोग इत्यादि का विकास कर लिया गया था। नेक्स्ट देखो भाई, नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता इस काल के औजारों पर पॉलिश करना भी है। तो यानी औजार तो बनाने शुरू कर दिए थे पहले ही, लेकिन औजार एक तरीके से पॉलिश यानी चमकदार जो बनाए जाते थे वे नवपाषाण काल में, ठीक है, हल्के होते थे और पॉलिश करे हुए थे यानी साफ सुथरे। इसके बाद देखो, नवपाषाण काल में पशुपालन बढ़ गया, कृषि कार्य भी होने लगा था और पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। तो ये जो है इस काल की यहाँ पे विशेषता है, पशुपालन बढ़ गया,
कृषि कार्य किया गया और पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनित स्थल पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, इसके रावी नदी के तट पर हड़प्पा था और इसी कारण जो है इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसी पूर्व के बीच माना जाता है। अब देखो भाई इस काल के जो है प्रमुख स्थल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में स्थित थे। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में पाया जाता है पाकिस्तान के, और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसके बाद जो खोज की गई मोहनजोदड़ो की, और ये जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है भाई, इसकी खोज सिंध प्रांत में की गई और राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में। सुतकागेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है और आर्थर स्टाइन ने इसकी खोज की थी 1927 में। चान्होदडो सिंध प्रांत में पड़ता है और एम.जी. मजूम द्वारा इसकी खोज 1932 में की गई थी। कोट दीजी ये भी सिंध प्रांत में पड़ता है और अहमद खां और के दूरे द्वारा जो है 1955 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे जो वर्तमान भारत में जो स्थित स्थल है, रंगपुर अहमदाबाद में पड़ता है। एम.एस. वत्स द्वारा 1937 में इसकी खोज की गई। कालीबंगा गंगानगर के अंदर पड़ता है राजस्थान, और ए घोष द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, रोपड़ ये पंजाब के अंदर पड़ता है और इसकी खोज यगदत्त शर्मा द्वारा की गई थी 1953 से 1956 के बीच। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा 1957 के अंदर की गई थी। सुरकोटदा कच्छ यानी गुजरात के अंदर पड़ता है भाई ये, और इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा 1964 में की गई। बनावली हिसार के अंदर पड़ता है, रणधीर सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज 1974 में की गई। और बनावली जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा कच्छ के अंदर पड़ता है यानी गुजरात के, और इसकी खोज रणधीर सिंह बिष्ट एवं जगपति जोशी दोनों के द्वारा 1991 में की गई। नेक्स्ट देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पाए जाते हैं। पहला जो स्थल था वो हड़प्पा, वो क्या है पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा भी पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो। तो देखो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट, याद रखना है भाई, स्टुअर्ट पिगट द्वारा जो है सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, यानी जो संपूर्ण क्षेत्र है इसका त्रिभुज के आकार में पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में उत्तर जम्मू, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने भगत राव, पूर्व में उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर मेरठ के पास, और पश्चिम में मकरान तट के पास जो है इसका पश्चिमी तट है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखना है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक विशाल स्नानागार स्थित है। मोहनजोदड़ो
सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की अति विकसित एवं सुसंस्कृत लोगों की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भाई ये? नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। नगर नियोजन या नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पर आधारित जो है यहाँ की सभ्यता थी, अर्थव्यवस्था जो है। अब नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मध्य एशियाई देशों तक विस्तृत था। यानी ये जो लोग जो है बाहर विदेशों में भी व्यापार करते थे, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया और मध्य एशियाई देशों तक यहाँ पे विस्तृत था। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया जो है ये वर्तमान में इराक जो देश है यही मेसोपोटामिया था। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की कला के प्रति विशेष अभिरुचि थी। इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मोहरे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से कला के प्रति जो रुचि थी, और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ की मोहरे हैं, जो अब तक लगभग 2000 से अधिक प्राप्त हो चुकी हैं। यानी मोहरे कितनी मिल गई लगभग अब तक? 2000। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक उत्सव और समारोह धूमधाम से मनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल अहमदाबाद के निकट था। नेक्स्ट देखो भाई, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। तो देखो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल, सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की जानकारी प्रमुखतः कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से। अच्छा देखो, वैदिक काल जो है हम दो भागों में बांटे गया है। सबसे पहला हमारा है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल जो हमारा 2500 से 1000 तक है, और ये हमारा 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक है भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो हमारा वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वेद है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया है। ठीक है, वैदिक संस्कृति या सभ्यता के निर्माता आर्य थे। कौन थे भाई? आर्य। इनका आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे, यानी यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। इनके मूल निवास को लेकर विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए, क्योंकि वे स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आए थे। अब देखो अलग अलग मत जो है किस तरीके से है भाई। मूल स्थान जो है इनका भारत था। इसके बारे में जो है डॉक्टर राजबली पांडे, इनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश के निवासी थे। AD LD कल्ला ये मानते हैं कि वे जम्मू कश्मीर के थे। AC दास या डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने माना है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के थे। स्वामी दयानंद, इन्होंने माना है कि आर्यल जो है तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव के आसपास से आए थे। सबसे जो मैन मत जो मानने गया है वो मैक्स मूलर का है। इसने मानना है कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे भाई। तो ये जो नंबर 2, नंबर 3 और 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों ये याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद
ब्रैंड स्टोन, इन्होंने मानना है कि ये किर्गिज मैदान से आए थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो गाइल, ये मानता है कि ये हंगरी से आए थे। प्रोफेसर पेंग का, इनका मानना है कि ये जर्मनी से आए थे। और गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग के मानना है कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत मान्य गया है, जिसके प्रति सहमति हुई है, वो मैक्स मूलर का ही है कि भाई ये जो है कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो वेदों की कुल संख्या 4 है। सभी जानते हैं यहाँ पे मोस्टली कितने हैं, 4 हैं। 4 जो अलग अलग नाम हैं इनके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। विश्व के प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है कौन, वेद। विश्व के प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। इन्हें ईश्वर द्वारा रचित माना गया है। ठीक है दोस्तों। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना, अच्छा एक चीज देखो, वेदों का निर्माण क्योंकि वैदिक काल इस टाइम में ही हुआ है, तो वैदिक काल भी इन्हीं के नाम पे टिका है वेदों के, तो वैदिक काल में इनकी रचना हुई थी। वेद 4 हैं। अच्छा, आर्यों ने ही ऋग्वेद की रचना की। इसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया है। याद रखना है भाई, क्या माना गया, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण मिलता है उसे ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद ही आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा देखो भाई, नेक्स्ट गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। अस्तो मां सदगमय वाक्य भी यहीं से लिया गया है, ऋग्वेद से। यानी ऋग्वेदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, यानी यहां पे कौन था, पुरुष प्रधान था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है भाई। इसके बाद देखो आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है दोस्तों। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी, यानी ऋग्वेद काल जो व्यवस्था किस तरीके की थी, कबीलाई, यानी कबीले होता था और उसका कोई एक तरीके से प्रधान होता था, यानी कबीलों में एक तरीके से रहते थे। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी जो है इसकी महत्वपूर्ण नदी मानी गई है ऋग्वेद काल की, लेकिन गंगा नदी का ऋग्वेद में एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसे वर्षा एवं युद्ध का नेता या युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि देवता का था। ऋग्वेद काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। याद रखना है भाई, इस काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और परिवार जो है संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था, यानी परिवार कैसे रहते थे भाई, इकट्ठे रहते थे। नेक्स्ट देखो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है कई चीजों में जो है यहाँ पे परिवर्तन आया। अच्छा देखो इसका कार्य समय जो है, टाइमिंग जो थी उत्तर वैदिक काल की 1000 से 500 ईसी पूर्व तक थी। इस कालखंड में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य 3 वेद एवं उपनिषदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद के अलावा शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जिसमें लगभग 1810 मंत्र उपलब्ध हैं, जो संगीतबद्ध शैली में रचे गए हैं। इसलिए सामवेद को विश्व की प्रथम
संगीत पुस्तक कहा जाता है। अच्छा देखो भाई नेक्स्ट, यजुर्वेद में लगभग 2000 मंत्र हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इस ग्रंथ में यज्ञों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। किससे संबंधित? यज्ञों से संबंधित। अथर्ववेद वैदिक कालीन संस्कृति के अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों का भी समावेश है। अथर्ववेद में जो है वैदिक कालीन संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों का। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई है। आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी मंत्र इसी में उपलब्ध है। इसमें कुल 731 मंत्र उपलब्ध है। वेदों को लिपिबद्ध करके इनकी रचना का श्रेय महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है। यानी महर्षि जो वेद व्यास है, उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया था, यानी लिखा गया था इनके द्वारा। उपनिषदों का अर्थ है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषदों में दार्शनिक बातों को गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से सूत्र शैली में समझाया गया है। गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से सूत्र शैली में समझाया गया है। प्रमुख उपनिषद मुंडक उपनिषद है। इस उपनिषद के एक मंत्र में इस उपनिषद के एक मंत्र में भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। जयति सत्यमेव जयते। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 ही है। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित था। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हुए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें आश्रम कहते थे। नेक्स्ट देखो भाई, आश्रम व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य यानी 25 वर्ष की आयु तक, उसके बाद जिसमें शिष्य के रूप में जो है मनुष्य अध्ययन करता था। दूसरा जो है गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु, जिसमें विवाहित और पारिवारिक जीवन का कर्तव्य निर्वहन करता था। तीसरा है वानप्रस्थ 50 से 75, जिसमें आत्मचिंतन सामाजिक उत्थान हेतु कार्य किया जाता था। अंतिम जो है सन्यास, ये जो है 75 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक था। समाज से दूर सब कुछ त्याग कर ईश्वर में ध्यान किया जाता था। अच्छा देखो नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। ऋग्वेद काल में जहां स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाने लगा, यानी स्त्रियों की जो स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद हमारा आता है धार्मिक आंदोलन। वैदिक काल के अंतिम चरण तक वैदिक धर्म में अनेक रूढ़ियां, कठोरता एवं कर्म कांडों के कारण लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व में भारत में कई नए धर्म संप्रदायों का जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व तथा 5वीं शताब्दी ईसी पूर्व में स्थापित प्रमुख संप्रदाय थे बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित था, और जैन धर्म, जो महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित था। अब देखो भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। इनका जन्म 563 ईसी पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के
लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो वज्जी संघ के शाक्य गण के प्रमुख थे, यानी शाक्य गणराज्य के। इनकी माता का नाम कौशल इनकी माता कौशल की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ के जन्म के बाद इनकी माता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, सिद्धार्थ को युवावस्था से ही सांस्कारिक कार्यों से मोह नहीं था। एक दिन वह अपने सारथी चाण के साथ नगर भ्रमण के दौरान एक जर्जर वृद्ध और दुखी रोगी एवं एक शव को देखकर दुखी हो गई, किंतु एक शांत चित्त सन्यासी को देखकर उन्हें शांति मिली। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने रात्रि के समय चुपचाप ग्रह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ के जीवन में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी जो ग्रह त्याग की जो घटना थी, इसको क्या कहेगा भाई? महाभिनिष्क्रमण कहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। और कब? 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट देखो, सिद्धार्थ यानी गौतम को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट पीपल के वृक्ष के नीचे 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर गौतम बुद्ध 5 पुराने साथियों के साथ अपना जो है इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रथम उपदेश जो है इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ के में दिया था। बुद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संगठन गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में शामिल थे। जो प्रसिद्ध अनुयायी थे इनके, जो शासक थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, कालासेक, अशोक और कनिष्क। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग एशिया में श्रीलंका, म्यांमार, जावा, इंडोनेशिया आदि स्थलों पर फैले हुए हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, और जो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो भी वही पाली भाषा ही थी, यानी जो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है। अब देखो, बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां यानी जो सभाएं हुई है, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई, 4 संगति। यानी पहली संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु, जो है इनके शासनकाल में ये सभा हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चारों की चारों। द्वितीय जो सभा हुई 483 ईस्वी पूर्व, ओ सॉरी 383 वैशाली के अंतर्गत हुई है, और इसके अध्यक्ष से सर्वकामी और कालासेक के शासन में जो है ये बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगल्यपुत्तिस की अध्यक्षता में और ये अशोक द्वारा करवाई गई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन यानी कश्मीर के अंदर वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क द्वारा करवाई गई थी भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों की चारों। इसके बाद देखो जैन धर्म। जैन धर्म जो है भाई, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनके प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, जो प्रारंभिक वैदिक ऋषियों के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनके पश्चात ही इसे जैन धर्म के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था। 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जरंभिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में दो प्रमुख संगतियां सभाएं हुई जो प्राचीन काल में। पहली संगति 300 ईसी पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई, जबकि दूसरी संगति 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात के अंतर्गत हुई थी। इसके बाद देखो दोस्तों महाजनपद काल। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। छोटे छोटे राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में, उत्तर भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 16 थी। इन जनपदों को मुख्यतः राजतंत्रात्मक शासन था, किंतु कुछ छोटे छोटे राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन भी स्थापित था। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अब देखो 16 महाजनपद जो थे कौन कौन से थे। मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या, मल्ल कुशीनगर, वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, कंबोज की राजपुर, गंधार की तक्षशिला, मत्स्य की विराटनगर, चेदी की शक्तिमती, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पाटन, अवंती की उज्जैन। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमारे 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट देखो मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में मगध ने अपने भौतिक संसाधनों एवं श्रेष्ठ शासकों के कारण उन्नति की। भौतिक संसाधनों एवं श्रेष्ठ शासकों के कारण अन्य राज्यों को विजित करके प्रमुख राज्य बन गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पर 16 महाजनपदों में से एक मगध का उदय एक साम्राज्य के रूप में हुआ। यानी मगध जो महाजनपद था वो क्या बन गया आगे जाके, एक साम्राज्य के रूप में। भारत का प्रथम साम्राज्य भी इसी को माना जाता है, मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समय प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने गिरिवज्र या राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई भाई? बिंबिसार के द्वारा।
इंपॉर्टेंट है लाइन, बहुत ज्यादा याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। इसे कुणिक भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, इस वंश का मगध पर शासन 412 ईसी पूर्व से 344 ईसी पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का शक्तिशाली शासक कालाशोक था। इंपॉर्टेंट है भाई। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। जिसका आयोजन 383 ईसी पूर्व हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसी पूर्व के समय। नंद वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, परंतु नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद अहंकारी था तथा प्रजाहितैषी नहीं था। धनानंद ने पाटलिपुत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। यहीं से नंद वंश का पतन शुरू हुआ। चाणक्य के सहयोग से मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों,